Hello everyone. So in the series of organic chemistry, in our last video we discuss about resonance. So resonance के बारे में हमने डिस्कस किया था कि रेजोनेंस क्या होता है, ये एक ऐसा कंसेप्ट है, इसके एप्लीकेशंस अगर पूछी जाएँ तो हम लिखेंगे कि जब एक लेविस स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो हम यूज़ करते हैं रेजोनेंस फिनोमिना को. इसकी कंडीशंस हमने डिस्कस की थी. सो यहाँ पे एक पॉइंट है हमें जो क्लियर कराना है, वो ये कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो है हमारा वो सभी कैनोनिकल फॉर्म्स से ज़्यादा स्टेबल होता है. सो व्हेन वी ऑब्जर्व द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोल, देखिए यहाँ पे हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोल को ड्रॉ किया है. सो जब हम इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल को देखते हैं तो इनिशियली व्हाट वी ऑब्जर्व्ड कि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को रिंग की तरफ ट्रांसफ़र कर रहा है. ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज डेवलप हो रहा है और रिंग पे माइनस चार्ज माइग्रेट कर रहा है. ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज डेवलप हो रहा है और रिंग पे माइनस चार्ज माइग्रेट कर रहा है. सो द पोजीशंस ऑन विच माइनस चार्ज माइग्रेटेड आर शोन इन द रेजोनेंस हाइब्रिड. सो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि हमारी जो पैरा पोजीशन है और हमारे जो ऑर्थो पोजीशंस हैं उन पे स्लाइट डेल्टा नेगेटिव चार्ज इज अवेलेबल एंड ऑक्सीजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है. तो रेजोनेंस हाइब्रिड में आपको ये चार्ज सेपरेशन ज़रूर रिप्रेजेंट करनी है. दोबारा देख लीजिए, फिनोल का जब आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, सो देखो यहाँ पे ये एरो यहाँ पे फिनिश हुआ है. नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमने यहाँ नेगेटिव शो किया है, मतलब ये एक पैरा पोजीशन है. हमारे फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट जो पोजीशन होती है ऑर्थो पोजीशन है, इसको हम कहते हैं दिस वन इज ऑर्थो पोजीशन. और जो उसके बिल्कुल फ्रंट में पोजीशन है इसको हम कहते हैं पैरा पोजीशन. तो यहाँ पे इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमने ऑब्जर्व किया कि ऑर्थो एंड ऑर्थो दोनों ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और पैरा पे भी नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है. सो रेजोनेंस हाइब्रिड जब हम ड्रॉ करेंगे तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे इन तीनों पोजीशंस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, और ऑक्सीजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है. तो किसी भी स्ट्रक्चर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाने के बाद जब आप उसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड में आपको ये चार्ज सेपरेशंस यहाँ पे शो करके दिखानी है. रेजोनेंस हाइब्रिड इज़ द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म. ये जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं ये सारी 1, 2, 3 and 4 दीज आर कैनोनिकल फॉर्म्स. सो इन सभी से ज़्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस हाइब्रिड. आफ्टर रेजोनेंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट हाइपर कंजुगेशन. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाइपर कंजुगेशन. हमने अभी तक बेसिक कंसेप्ट्स में इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस कर लिया है, रेजोनेंस को डिस्कस कर लिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे हाइपर कंजुगेशन को. हाइपर कंजुगेशन सिंपली involves this phenomena या this effect involves delocalization. This in fact involves delocalization of sigma pi electrons. इस इफेक्ट में हम क्या देखेंगे कि सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं. डीलोकलाइज्ड होने का मतलब ट्रांसफ़र या फिर एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में होना, उसको हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन. हाइपर कंजुगेशन इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस. हाइपर कंजुगेशन इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, या हम इसको कहेंगे नो बॉन्ड रेजोनेंस. Either we call this resonance as sigma bond resonance या हम इसको कहेंगे no bond resonance. Next one, hyperconjugation is also known as Baker-Nathan resonance. Hyperconjugation को हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं Baker and Nathan resonance. ये जो इफ़ेक्ट है ये रोल में आया, एक रिएक्शन थी जिसको किया गया था, उसका एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर उसके ऑब्जर्व्ड ऑर्डर से डिफरेंट आया, तब हम हाइपर कंजुगेशन को स्टडी करने लगे. एंड द रिएक्शन इज मेस्तुकिन रिएक्शन. एंड द रिएक्शन इज मेस्तुकिन रिएक्शन. क्या था इस रिएक्शन में? देयर आर 2 रिएक्टेंट्स. One is this benzene ring having one CH3 group and CH2Br is here. इस रिएक्शन को रिएक्ट करवाया गया पिरिडीन के साथ. This compound is known as pyridine. So
in this case, and one more similar case is here. Here, a tert butyl group act as a substituent, and the lower situation is remains same. Again, this one is a base. So situation क्या रहेगी, ये बेस इस पोजीशन पे अटैक करेगा और Br ग्रुप को यहाँ से बाहर निकालेगा. Simply this one attacks here and Br is out. So यहाँ पे ये जो भी डेल्टा पॉजिटिव की फॉर्मेशन होगी उसको स्टेबलाइज करेगा मिथाइल ग्रुप वाया प्लस साई इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है भाई ये, तो मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, इसको प्लस साई इफेक्ट की हेल्प से स्टेबलाइज करेगा. हेयर इन दिस केस दिस वन इज टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप. ये भी क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा वाया प्लस साई इफेक्ट, और तभी हमारा ये इस पोजीशन पे अटैक करेगा और ये बाहर निकलेगा. तो इन दोनों ही रिएक्शंस को, दिस वन इज पाथवे ए एंड दिस वन इज पाथवे बी. ऊपर वाले को हमने कहा रिएक्शन ए और नीचे वाले को हमने कहा रिएक्शन बी. नाउ यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है जो इस पोजीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो इसको स्टेबलाइज कर रहा है, और यहाँ पे एक टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप है जो यहाँ पे बनने वाले कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा. सो आउट ऑफ दीज टू, मिथाइल एंड टर्ट ब्यूटाइल, अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, we know one thing, tertiary is more stable than secondary, then primary, and methyl in the last one. जो टर्शरी कार्बन होते हैं वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है. तो सिंपली बी का पाथवे क्या होना चाहिए था, ए से ज़्यादा होना चाहिए था. सो ऑब्जर्व्ड ऑर्डर क्या रहा, ऑब्जर्व्ड ऑर्डर या ऑब्जर्व्ड रेट हम बोल सकते हैं बी इज ग्रेटर देन ए. ऑब्जर्व्ड रेट क्या आना चाहिए था इस रिएक्शन का, बी जो है वो ए से ज़्यादा होना चाहिए था. बट एक्सपेरिमेंटल रेट क्या रहा, experimental rate is the rate of reaction A is greater than B. इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर जो हमने पढ़ा है पहले, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इन दोनों रिएक्शंस का रेट देखते हैं तो बी का रेट ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि ये जो कंपाउंड है, ये जो सब्सटीट्यूएंट है, ये यहाँ पे बनने वाले कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्टेबलाइज करता. बट एक्चुअल में ए का पाथवे बी से ज़्यादा फास्ट था. सो यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ कि इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा भी कोई इफेक्ट है जो रोल प्ले करता है, एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट. सिंपली हम क्या देखते हैं, अगर प्लस आई का ऑर्डर ये फॉलो होता है अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, टर्शरी कार्बोकेटाइन या टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, सिंपली आप इसको यहाँ से लिख सकते हो, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप का जो प्लस आई इफेक्ट होता है, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप का जो प्लस आई इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू आइसोप्रोपाइल, also more than ethyl, and in the very last the group is game methyl. So this is the order according to inductive effect. Decreasing order of प्लस आई इफेक्ट, ये जो हमने ऑर्डर लिखा है ये क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है प्लस आई इफेक्ट का. दिस वन सिंपली अगर हम बात करें तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट. सो अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें तो ये क्या बन जाएगा, increasing order of hyperconjugation effect, and this is decreasing order of plus I effect. दोनों चीज़ें सेम हैं पर दोनों इफेक्ट्स का जो नेचर है वो कम्प्लीटली एक दूसरे से अपोजिट है. इसीलिए इस रिएक्शन के रेट में जो चीज़ें कन्फ्यूज़न हुआ वो इस वजह से हुआ. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता क्या है और वो कैसे अपना रोल प्ले करता है. हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में क्या होता है, सिग्मा और पाई कंजुगेशन में आते हैं. सिंपली जब हमारे ये जो ग्रुप्स हैं ये अनसेचुरेटेड सिस्टम के साथ लग जाते हैं, व्हेन द ग्रुप्स अटैच्ड विद अनसेचुरेटेड सिस्टम, सो ये इफेक्ट जो है ये रिवर्स हो जाता है. जब हमारे एल्काइल ग्रुप्स
अनसेचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच हो जाते हैं, सो जो इफेक्ट है इंडक्टिव रोल का वो क्या हो जाता है, वो रिवर्स हो जाता है. सिंपली दिस सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफर्स हेयर एंड दिस पाई बॉन्ड ट्रांसफर्स हेयर. सिग्मा पाई डीलोकलाइजेशन, ये सिग्मा इस तरफ ट्रांसफर हुआ, इसने पाई को आगे ट्रांसफर कर दिया एंड दिस वन इज गोइंग टू बी हाइड्रोजन प्लस, क्योंकि यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर थे वो अब दोनों कार्बन के बीच में चले गए हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस. सो दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट सिंपली डिपेंड्स अपॉन द अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन्स हैं वो डिसाइड करेगी कि हमारा जो कंपाउंड है वो कितना ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है. सिंपली हम लिख सकते हैं यहाँ से greater number of hydrogens on the alpha carbon. अगर अल्फा कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज़्यादा हैं, greater will be electron release, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है रिलीज होंगे. दो यहाँ से इधर शिफ्ट हो सकते हैं, ये दोनों शिफ्ट हो सकते हैं और ये दोनों शिफ्ट हो सकते हैं. तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन्स होंगे अल्फा कार्बन पे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का रिलीज रहेगा एंड ग्रेटर इज द हाइपर कंजुगेशन और उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, हाइपर कंजुगेशन रहेगा. अब इस स्ट्रक्चर का हमने H1 के साथ, मान लेते हैं H1 के साथ हमने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर को शो किया. दिस इज हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर. इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर. सिंपली यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड था, ये सिग्मा बॉन्ड ने अपने जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो इस तरफ ट्रांसफर किए, जिस वजह से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज्ड हो गया. सिग्मा पाई डीलोकलाइजेशन अकर्स हेयर. यहाँ पे इस कार्बन और इस H प्लस के बीच में कोई बॉन्ड हमें नज़र नहीं आ रहा है, इसीलिए हम हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं. क्या कहते हैं हम इसको, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी हम इसे बोलते हैं. सो सिंपली यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जब हमारे ग्रुप्स अनसेचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच हो जाएंगे, व्हेन द ग्रुप्स आर अटैच्ड विद अनसेचुरेटेड सिस्टम, नाउ दिस वन इज अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स. अब यहाँ पे अल्फा कार्बन ये है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन्स पॉसिबल हैं. सो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल. 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल. जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी स्टेबिलिटी रहेगी. सेकेंड वन इज CH3 CH2 C. अगेन दिस ग्रुप अटैच्ड विद द अनसेचुरेटेड सिस्टम, सो दिस वन इज अल्फा कार्बन. अब इस अल्फा कार्बन के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ही यहाँ पे पॉसिबल होंगे. नेक्स्ट वन इज CH3C CH3H. अगेन अनसेचुरेटेड सिस्टम के साथ हमने लगा दिया. दिस टाइम दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन. अब अल्फा कार्बन पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है, सिंपली 1 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर. ये जो H.S है ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑन द अनदर हैंड consider this compound. In this compound, this is our unsaturated system, this is alpha carbon. अल्फा कार्बन पे नो अल्फा हाइड्रोजन, सो नो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर. तो सिंपली हम बोल सकते हैं मोर इज द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर more is the stability.
जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी. सो अगर बोला जाए कंपाउंड ए, बी, सी या डी में से, सो ए सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर बी, फिर सी, फिर डी, क्योंकि ए के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन्स है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन्स है, इसके पास 1 अल्फा और इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है. सो इसके पास 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसके 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसका एक बनेगा और इसका एक भी नहीं बनेगा. ओके, क्लियर है ये चीज़. देखते हैं वन मोर एग्जाम्पल विद द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स. दिस टाइम वी आर गोइंग टू कंसीडर टोलीन. इस बार हम कंसीडर करते हैं टोलीन को. 3CH3 ग्रुप. अब यहाँ पे ये हमारा हो गया जो भी हमारा अनसेचुरेटेड सिस्टम है. सो ये हमारा हो गया अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन के पास हो गए 3 हाइड्रोजन्स. नाउ दिस सिग्मा बॉन्ड शिफ्टेड दिस साइड एंड दिस पाई बॉन्ड शिफ्टेड दिस साइड. ये सिग्मा बॉन्ड कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड उससे अपोजिट शिफ्ट हो जाएगा एंड दिस वन इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. H पॉजिटिव जो जहाँ पे है उसको हम वहीं पे रिप्रेजेंट करेंगे. अगर H प्लस यहाँ पे है, ये बॉन्ड गया है, तो उसको यहीं पे आपको रिप्रेजेंट करना है. दिस इज नेगेटिव हेयर एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर हेयर. सेकेंडली ये जो नेगेटिव है ये अपने पास वाले बॉन्ड के पास जाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने पास वाले कार्बन के कॉर्नर पे चला जाएगा. और ये स्ट्रक्चर्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम. दिस वन इज हेयर नेगेटिव एंड दिस वन इज हेयर. और स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा एज इट इज. ये अपने पास वाले बॉन्ड के पास और ये अपने पास वाले कार्बन के पास. एंड दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव डबल बॉन्ड CH H H प्लस. सो ये काइंड ऑफ हमने क्या शो किया कि इस एक बॉन्ड ने हाइपर कॉन्जुगेशन जब शो की तो पॉसिबल आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बन गए. सो दिस वन इज सिग्मा पाई डी लोकलाइजेशन. और ये सारे कैसे हैं, ये सभी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. सिंपली नाउ वन थिंग इज कि ये जो इफेक्ट है ना, ये कैटायन और फ्री रेडिकल में तो आता है, अपना रोल प्ले करता है, बट ये जो इफेक्ट है ये अपना रोल एनायंस में प्ले नहीं करता. सिंपली दिस इफेक्ट occurs in cation as well as in free radical. ये जो इफेक्ट है ये कैटायंस में और ये फ्री रेडिकल्स में तो ऑब्जर्व होता है. नॉट अकर्स इन अनायंस, नॉट अकर्स इन केस ऑफ अनायंस. बट अनायंस के केस में ये इफेक्ट अक्कर नहीं करता, ऑब्जर्व नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल देखो CH2 पॉजिटिव. पॉजिटिव सिंपली मीन्स वैकेंट p ऑर्बिटल, कि यहाँ पे क्या है, एक खाली स्पेस है इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की. सो दिस पाई बॉन्ड शिफ्टेड दिस साइड बिकॉज देयर इज अ वैकेंट स्पेस जो उसको आने की परमिशन देता है. This one is going to be H positive double bond CH2 and H is here. So कार्बोकेटायंस या केटायंस के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होता है क्योंकि केटायन के पास वैकेंट स्पेस होता है इनकमिंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के लिए. ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ रेडिकल्स, if this is a radical, so this bond cleave, one electron shifted this side, this one shifted this side and one electron shifted this side. ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये यहाँ पे होमोलिटिक फ्यूजन हो जाएगा और ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड कैसे नजर आएगा, H रेडिकल एंड दिस इज गोइंग टू बी CH2. तो जहाँ पे पॉसिबल होगा वैकेंट स्पेस होगा वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हमें दिखेगा, अदरवाइज हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व नहीं होगा. क्लियर है यहाँ तक. नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है ना, दिस इफेक्ट्स हेल्प्स
to explain this effect helps to explain the stability of carbocation and alkenes. ये जो इफेक्ट है हमारा, ये हमें कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है और एल्कीन्स की स्टेबिलिटी दोनों को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है. कैसे, देखो पहले हम बात करते हैं अबाउट कार्बोकेटायन. ट्रसरी कार्बोकेटायन इज दिस. दिस वन इज ट्रसरी कार्बोकेटायन. ट्रसरी कार्बोकेटायन क्यों कहा मैंने इसको? क्योंकि इस कार्बन ने 3 और कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है. दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन. दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटायन. तो हमने तीनों कार्बोकेटायन लिख लिए, ट्रसरी, सेकेंडरी, प्राइमरी. हमारा हाइपर कंजुगेशन जो है वो हमें कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है. कैसे? यहाँ पे देखो, ये भी अल्फा पोजीशन, ये भी अल्फा पोजीशन, ये भी अल्फा पोजीशन. इन ट्रसरी कार्बोकेटायन देयर आर 3 अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन हम कहते हैं कि जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है उससे अगली पोजीशन जो होती है वो अल्फा पोजीशन होती है. तो यहाँ पे 3 अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा कार्बन्स आर हेयर. सेकेंडरी के केस में अल्फा एंड अल्फा, 2 अल्फा कार्बन. प्राइमरी के केस में 1 अल्फा कार्बन. क्लियर? 3 अल्फा कार्बन, 2 अल्फा कार्बन एंड 1 अल्फा कार्बन इज हेयर. अब 3 अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन्स हैं? 3, 3 6 और 3 9. देयर आर 9 अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट. यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन्स है, यहाँ पे 3 and 3 6 अल्फा हाइड्रोजन्स. And in this case there are 3 अल्फा हाइड्रोजन्स. यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3. अगर 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 9 ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी. यहाँ पे 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स और यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स. एंड वी सिंपली वन नो, greater is the hyperconjugating structure, greater is the stability. Greater is hyperconjugating structure, greater is stability. जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी होगी. सो ट्रसरी के पास 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स. सो ट्रसरी 1 इज द मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी. स्टेबिलिटी ऑर्डर, दिस वन इज स्टेबिलिटी ऑर्डर. सो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? ट्रसरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी. इजीली हम यहाँ से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग हाइपर कंजुगेशन कंसेप्ट. नेक्स्ट थिंग हम डिस्कस करते हैं कि हाइपर कंजुगेटिंग कंसेप्ट किस तरीके से हमें एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है. सिंपली वी नो वन थिंग, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल. जितनी ज़्यादा हमारी एल्कीन सब्स्टिट्यूटेड होगी ना उतनी ज़्यादा हमारी एल्कीन क्या होगी? स्टेबल होगी. एंड दिस इज नॉन एज, इसको कहते हैं सेटजेफ रूल. सेटजेफ रूल कहता है कि एल्कीन जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी ना, जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी वो उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? स्टेबल होगी. और इसकी स्टेबिलिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन से हम आंसर कर सकते हैं. देखिए कैसे. फर्स्ट एल्कीन वी आर ड्रॉइंग 1 2 3 and 4. दिस इज एल्कीन 1. सेकेंड एल्कीन, थर्ड एल्कीन, फोर्थ एल्कीन, and this is the last, fifth alkene.
और यहाँ पे अब बोला गया है कि आउट ऑफ दीज 5 A, B, C, D and E, arrange them in their stability order. इनको अरेंज कीजिए इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग. नाउ वी नो वन थिंग, ये जो डबल बॉन्डेड सिस्टम है ना हमारा, ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है सभी में. द डबल बॉन्डेड सिस्टम इज अवर फंक्शनल ग्रुप. अब डबल बॉन्डेड सिस्टम से जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन. सो 1, 2, 3 एंड 4, ए के पास 4 अल्फा कार्बन है, बी के पास 3 अल्फा कार्बन है, सी के पास 2 अल्फा कार्बन है, डी के पास 1 अल्फा कार्बन है और ई के पास एक भी अल्फा कार्बन नहीं है. ए के पास 4 अल्फा कार्बन, सो 12 अल्फा हाइड्रोजन. ए के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 12 अल्फा हाइड्रोजन है. बी के पास 9 अल्फा हाइड्रोजन, सी के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, डी के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन. जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हमारे होते हैं उतना ही ज़्यादा हमारी जो भी एल्कीन है स्टेबल होती है. वी नो वन थिंग, क्योंकि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स. सो ए के पास 12 अल्फा हाइड्रोजन है तो 12 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकते हैं उसके. सो वी नो वन थिंग दैट ए इज़ द मोस्ट स्टेबल, देन बी, देन सी, देन डी. अब एक वर्ड देखिए यहाँ पे हमने लिखा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन. देखो फंक्शनल ग्रुप के अलावा आपने एक CH3, 2 CH3, 3 और 4, जितने ज़्यादा आप CH3 ग्रुप्स या कोई भी R ग्रुप इंट्रोड्यूस करोगे, एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करोगे, वो सभी कहलाएंगे सब्स्टिट्यूएंट. इस राउंडेड फिगर, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसके अलावा जितने कार्बन है ना वो सब सब्स्टिट्यूएंट है. यहाँ पे ए एल्कीन के अंदर 4 सब्स्टिट्यूएंट है, इसके पास 3, इसके पास 2, इसके पास 1 और इसके पास एक भी नहीं है. सो हमारे फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो सब क्या हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं. सो जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी हमारी एल्कीन वो उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी. इसका रूल का नाम है सेटजेफ रूल और इसका रीज़न है हाइपर कॉन्जुगेशन. क्या रीज़न है इसका, हाइपर कॉन्जुगेशन. नाउ वन क्वेश्चन इज फॉर यू, फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑर्डर. कुछ कंपाउंड्स के आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताने हैं. कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, कंपाउंड सी एंड कंपाउंड डी. दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी. सो हमें यहाँ पे निकालना है कि ये जो कार्बोकेटाइन बनाया है ना, इसकी स्टेबिलिटी हमें बतानी है. सो देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से. ये तो हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, जिस पे प्लस चार्ज लिखा हुआ है वो हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप सभी में. ये हो गया अल्फा कार्बन. अब इसके पास 3 हाइड्रोजन है, 1, 2 एंड 3. सो ए के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन एक डोनर स्पीसीज है. ए जो कंपाउंड है हमारा उसके पास 3 तो अल्फा हाइड्रोजन हो गए, दिख रहे होंगे आपको इस पॉइंट पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन जो है वो डोनर स्पीसीज है. बी के पास 2 अल्फा कार्बन है, 2 अल्फा कार्बन है और 6 अल्फा हाइड्रोजन है. यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन डोनर स्पीसीज है. यहाँ पे तो कॉर्नर पे लग गया ना, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास नहीं है, सिर्फ एक डोनर स्पीसीज है. दिस केस 1 अल्फा कार्बन एंड 2 अल्फा हाइड्रोजन. सो ये जो डायरेक्टली डोनर स्पीसीज लिखी जाती हैं इनका इफेक्ट अल्फा हाइड्रोजन्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है. सो सिंपली ए के पास डोनर भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है तो ए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा. ए के पास एक डोनर एटम भी है, ये ऐसे डोनेट करके प्लस चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स भी हैं. सी के पास डोनर एटम है, डोनर एटम का इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा होता है. ए सी. उसके बाद बी के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है और डी के पास सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है. सो ये रहेगा ऑर्डर हमारा, किस तरीके से हम अपनी फॉलोइंग कंपाउंड्स को
एक सीक्वेंस में स्टेबिलिटी ऑर्डर के बेसिस पे बना सकते हैं। जब भी आप इफेक्ट पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले हम इफेक्ट प्रेफरेंस जिसको मिलेगी वो होगा मीजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट। उसके बाद प्रेफरेंस आपको देनी है हाइपर कॉन्जुगेशन को, और लास्ट में आप प्रेफरेंस देंगे इंडक्टिव इफेक्ट को। सबसे पहले आपको मीजो को प्रेफरेंस देनी है, हाइपर को प्रेफरेंस देनी है, फिर आप इंडक्टिव को प्रेफरेंस देंगे। वन लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड हाइपर कॉन्जुगेशन, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा। स्ट्रक्चर में आपको नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कैलकुलेट करके बताने हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इन दिस कंपाउंड। आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे, ये चीज़ आपको बतानी है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन। इस इफेक्ट में सिग्मा और पाई, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकलाइज्ड होंगे। इसको हम सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं, या हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कह सकते हैं। ये बेकर नेथन रेजोनेंस भी कहलाता है। मेन्स्किन रिएक्शन थी एक, जहाँ से एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से तो ऑर्डर अलग आ रहा था, बट एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर अलग आ रहा था। जब यहाँ पे कन्फ्यूज़न हुआ, सो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को डराइव किया गया, उसको हमने डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, पढ़ के आइए अच्छे से। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।